क्या आज की युवा पीढ़ी अपनी नैतिक सीमाओं और मानसिक संतुलन को पूरी तरह खो चुकी है? जब शरीर की चाहत आत्मा के वजूद पर हावी हो जाती है, तो इंसान किस अंधेरी खाई में गिरता है, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं होता। शारीरिक संबंध सिर्फ जिस्मानी खिंचाव नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो इंसान के पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। पर जब कुछ भटके हुए टीनेजर्स इसे महज एक खेल, पैसा कमाने का जरिया और बेलगाम आज़ादी समझ बैठते हैं, तो उसका अंजाम कितना भयानक और खौफनाक हो सकता है। यह कहानी उसी कड़वे सच का पर्दाफाश करती है। एनपर्ट की अदालत में आज एक ऐसा सनसनीखेज ट्रायल शुरू हो रहा था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शहर के सबसे जाने-माने और ताकतवर राजनेता वैन लैंगडोप पर लगे आरोपों की सुनवाई के लिए भरी अदालत में सन्नाटा पसरा हुआ था। जज की गंभीर आवाज गूंजती है और मुख्य गवाह को कटघरे में बुलाया जाता। साइमन नाम का एक लड़का इस पूरे मंजर को देख रहा है। उसका दिमाग एक ही चेहरे पर अटका हुआ है, फेम के। वही लड़की जिसकी खौफनाक मौत ने इस पूरे कांड का पर्दाफाश किया था, फेम के, जो बेहद खूबसूरत थी, मासूम थी और जिसने साइमन को हमेशा खुद की गलतियों से भी बचाया था। साइमन अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा कस्बा वाच्टेबेक के। उस चिलचिलाती गर्मियों में वे कुल 8 दोस्त थे। 4 लड़के और 4 लड़कियां। उस उम्र का गुरूर ऐसा था कि उन्हें लगता था कि वे दुनिया के हर नियम से ऊपर हैं और सब कुछ बेहतर जानते हैं। जेम्स, जो साइमन का सबसे करीबी दोस्त था और हर वक्त गेमिंग व कैमरों में उलझा रहता था। रूथ, जो बाहर से बहुत बेपरवाह और कूल दिखने का दिखावा करती थी, मगर अंदर से बेहद कमजोर थी। लीजल, जो खुद को तब से होशियार और बागी समझती थी। फेमके, जो बेपनाह खूबसूरत और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। कार्ल, एक गुस्सैल और माचो लड़का, जो किसी के आगे झुकने से पहले अपना सिर फोड़ना पसंद करता। बोल्ड और पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल। उस चिलचिलाती धूप में ये सभी दोस्त हाईवे के ऊपर बने एक ओवरब्रिज पर खड़े थे। जेम्स हाथ में कैमरा लिए नीचे से गुजर रही गाड़ियों को जूम कर रहा था। जिंदगी की आपाधापी में लगे आम लोगों को देखकर ये उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखो, इन कीड़ों कोड़ों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक गधों की तरह काम करते हैं। अचानक थॉमस और बाकी लड़कों के दिमाग में एक खतरनाक खुराफात आती है। वे नीचे हाईवे पर तेजी से भागती गाड़ियों के सामने अजीब हरकतें करने लगते हैं। फेम के रेलिंग के पास खड़ी होती हैं। नीचे से गुजर रहे एक ड्राइवर का ध्यान भटकता है। उसकी गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाती है और लेन से बाहर चली जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मचने की नौबत आ जाती है। लेकिन इन टीनेजर्स के लिए यह सिर्फ एक रोमांचक मजाक था, जिसे वे कैमरे में कैद करके ठहाके लगा रहे थे। मोपेड पर सवार होकर हवा से बातें करते हुए वे शहर की सीमा से काफी दूर निकल आते हैं। काल उन्हें एक ऐसी सुनसान और वीरान जगह पर ले जाता है, जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई नामोनिशान नहीं था। यह एक अधूरा छूटा हुआ रिहायशी इलाका था, जिसे आर्थिक मंदी की वजह से बिल्डर्स ने जंगल के बीच लावारिस छोड़ दिया था। एक विशाल वीरान हवेली और पुराना कार, जहां हम वो कर सकते हैं जो हम चाहे। उस वीरान हवेली के सन्नाटे में वे सभी अपनी आज़ादी का जश्न मनाने लगते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और बिखरी हुई धूल के बीच फेमके और साइमन एक कमरे में अकेले होते हैं। फेमके मजाकिया अंदाज में उल्टी भाषा में बात करती है और कहती है, ऑन अवोलाई, यानी आई लव यू। फेमके की आंखें, उसका अंदाज साइमन के दिल में एक गहरा खिंचाव पैदा करता है। उस वीरान कमरे की खामोशी में फेमके साइमन का हाथ अपने जिस्म पर रखती है। साइमन के लिए यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा रूहानी प्यार था। साइमन उस दौर को याद करते हुए कहता है कि उसे शायद अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा वैसा प्यार कभी नहीं होगा, लेकिन उस खाली हवेली में धीरे धीरे माहौल पूरी तरह बेलगाम होने लगा था। टीनेज हार्मोन्स का तूफान उफान पर था। वे बोरियत मिटाने के लिए अजीबोगरीब एडल्ट गेम्स खेलने लगे थे। ऐना की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और टेबल पर रखी अलग अलग चीजों को छूकर या जिस्मानी स्पर्श से अंदाजा लगाने की शर्त लगाई जाती है। खेल खेल में मर्यादा की सारी हदें टूटने लगी थीं। उत्तेजना और रोमांच अब लालच में बदलने लगा था। थॉमस और जेम्स के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। दुनिया भर में इंटरनेट पर और एटी एंडी फोर्ड सबसे ज्यादा क्या बिकता है? एडल्ट कंटेंट। वे अपनी एक सीक्रेट वेबसाइट बनाकर उस पर अपने प्राइवेट वीडियोस और न्यूड्स अपलोड करने की योजना बनाते हैं, ताकि रातों रात लाखों कमा सके। लेकिन फेम की और लड़कियां झिझकती है, अगर हमारा चेहरा इंटरनेट पर आ गया तो क्या होगा? हमारे माँ बाप, हमारे परिवार सब बर्बाद हो जाएंगे। थॉमस चालाकी से उन्हें बहलाता है, हम मास्क पहनेंगे, कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, सिर्फ 2 महीने मेहनत करेंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे और फिर शहर में अपना एक आलीशान पेंट हाउस खरीद कर जो चाहे करेंगे। और देखते ही देखते वेबसाइट पर पैसों की बारिश होने लगती है। उनके खातों में इतना पैसा आने लगता है जितना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। महंगे ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां, नई मोपेड्स और बिना किसी रोक-टोक की पार्टियां। वे अपने माँ-बाप से इन पैसों को छिपाने के नए-नए बहाने ढूंढते हैं। एक दिन थॉमस अचानक कहता है, चलो इबिसा चलते हैं, और उसी दिन वे सबसे महंगे फ्लाइट टिकट्स और 5 स्टार होटलों के लिए रवाना हो जाते हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूता उनका यह नशा अब किसी भी खतरे को भांपने के काबिल नहीं बचा था। साइमन की माँ वेरा एक रसूखदार नेता मिस्टर वैन लैंगलोक के घर पहुंचती है।
वेन लैंगडोक शहर का भावी मेयर बनने की दौड़ में सबसे आगे था और खुद को समाज का सबसे शरीफ और पारिवारिक इंसान दिखाता था। वेरा उसे रास्पबेरी पाई भेंट करती है और कहती है कि आने वाले चुनाव में उसका पूरा परिवार वेन लैंगडोक का समर्थन करेगा। वैन लैंगडोक मुस्कुराते हुए साइमन की तारीफ करता है, लेकिन उस सभ्य चेहरे के पीछे कौन सा घिनौना शैतान छिपा था, इसका अंदाजा उस वक्त साइमन की माँ को बिल्कुल नहीं था। उधर साइमन के पिता के खाली पड़े लॉफ्ट में इन टीनेजर्स ने अपने पहले प्रोफेशनल वीडियो की शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। साइमन के पिता को लगता है कि ये बच्चे कोई गंभीर स्कूल प्रोजेक्ट या शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं। वे बाहर चले जाते हैं और पीछे शुरू होता है हवस और पैसों का गंदा खेल। जेम्स प्रोफेशनल लाइट्स और कैमरा सेट करता है। थॉमस और कार्ल डायरेक्टर की तरह हुक्म चलाने लगते हैं। फेंके को काल के ऊपर बैठने के लिए कहा जाता है। लीजल और रूथ को भी कैमरे के एंगल के हिसाब से बोल्ड पोज देने का निर्देश दिया जाता है। कमरे का माहौल पूरी तरह कामुक और भारी हो चुका था, जहां दोस्ती और रिश्तों की जगह सिर्फ कैमरे की रिकॉर्डिंग और पैसे का लालच ले चुका था। शूटिंग के दौरान फेमके का दिल अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह साइमन से नजरें चुरा रही थी। जब सब कुछ खत्म होता है तो वह कमरे के कोने में खड़े साइमन के पास जाती है। उसके चेहरे पर अपराधबोध साफ झलक रहा था। वह साइमन से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं? क्या जब मैं दूसरों के साथ होती हूँ तो तुम मेरे बारे में सोचते हो? साइमन का दिल टूट रहा था, लेकिन वह इस दलदल में इतना धंस चुका था कि सच का सामना करने से डर रहा था। साइमन के मन में गहरे शक और नफरत के बीज पनपने लगे थे। उसे लगने लगा था कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह पूरी तरह गलत है। वह फेमके की तरफ से किसी एक इशारे, किसी एक पुकार का इंतजार करता रहा ताकि वह उसे इस नरक से बाहर खींच सके। लेकिन फेम के धीरे धीरे थॉमस के प्रभाव और इस चमक दमक के जाल में पूरी तरह उलझती जा रही थी। साइमन को महसूस होने लगा कि यह कहानी किसी बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक मोड़ पर खत्म होने वाली है और उसने खुद को इस पूरे खेल से अलग करने का फैसला कर लिया। इधर रूथ के घर में तनाव अपने चरम पर था। उसकी माँ को उसकी अजीब हरकतों और लेट नाइट पार्टीज पर शक होने लगा था। माँ गुस्से में चीखती है, मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ चुकी हूँ रूथ, तुम बहुत जल्द कोर्ट में खड़ी होगी और मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब सह पाऊंगी। रूथ अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर तिठाई से जवाब देती है, हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पर अंदर ही अंदर रूथ का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिखर रहा था। रूथ अपनी खिड़की पर बैठकर बाहर की दुनिया को देखती है। उसे लगता है कि इन चार दीवारों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग कितने बेवकूफ हैं, जो रोज एक ही ढर्रे पर जिंदगी जीते हैं। उसे लगता था कि वह उन सबसे ऊपर खड़ी है। लेकिन जब उसकी माँ उसे डिनर टेबल लगाने के लिए बुलाती है तो रूथ अपने कानों में हेडफोन ठूंस लेती है ताकि उसे अपनी माँ की बातें और घर की हकीकत सुनाई ना दे। रूथ खुद को एक नकारा और उबाऊ इंसान समझती थी, लेकिन इस ग्रुप में शामिल होकर जब उसने देखा कि बड़े बड़े मर्द उसके जिस्म के दीवाने हो रहे हैं तो उसे एक अजीब सी ताकत का एहसास होने लगा। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी चीज पर पूरा कंट्रोल रखती है। वह आंखें बंद करके सोचती थी कि काश यह सब सिर्फ साइमन के लिए होता, पर हकीकत यह थी कि वह खुद को एक ऐसे रास्ते पर धकेल चुकी थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उधर शहर के एक रिहायशी इलाके में एना और रूथ एक अमीर क्लाइंट मिस्टर लैम्पे के घर बेबीसिटिंग के बहाने घुसती हैं। घर के मालिक बाहर जा चुके थे। एना उस पूरे घर को खंगालने लगती है। वह बार कैबिनेट से महंगी शराब निकालती है, सिगार जलाती है और घर के बेडरूम में जाकर उनके कपड़ों और चीजों के साथ अश्लील तस्वीरें खींचने लगती है। उसका इरादा इन तस्वीरों को मालिक के कंप्यूटर पर अपलोड करके उसे ब्लैकमेल करने का था। एना रूसी टोपी पहनकर और बेडरूम में अजीबोगरीब पोज बनाकर कैमरे के सामने इतराती है। जब रूथ उससे पूछती है कि क्या उसने हाल ही में साइमन से बात की तो एना अचानक खामोश हो जाती है। इन लड़कियों के दिमाग में अब सिर्फ मस्ती नहीं बल्कि अमीरों को फंसाकर मोटा पैसा वसूलने की साजिशें घूमने लगी थी। वेबसाइट के लिए नए नए कंटेंट तैयार करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। थॉमस और जीन्स लड़कियों को और ज्यादा बोल्ड और खतरनाक पोज देने के लिए मजबूर करने लगे थे। लीजल दर्द से कराहती है, पर थॉमस चिल्लाता है, अगर तुम प्रोफेशनल नहीं बनोगी तो लोग हमारी साइट छोड़ देंगे। जिस्मानी दर्द और पैसे की भूख के बीच इंसानियत पूरी तरह दम तोड़ रही थी। थॉमस और ग्रुप अब सिर्फ वीडियोस तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्हें समझ आ गया था कि अमीर और रसूखदार मर्द नाबालिग लड़कियों के साथ पर्सनल मुलाकातों के लिए लाखों रुपए लुटाने को तैयार है। थॉमस ऐलान करता है, अगर हमें वाकई में बहुत सारा पैसा कमाना है तो हमें क्लाइंट्स को वो देना होगा जिसके लिए वे तड़पते हैं। जिस्म फरोशी का यह गंदा धंधा अब पूरी तरह संगठित रूप ले चुका था। पहला पर्सनल क्लाइंट तय होता है। फेम के एक सुनसान जगह पर कार में जाकर एक अधेड़ उम्र के रईस के साथ वक्त गुजारती है। बाहर जेम्स और कार्ल पहरा दे रहे होते हैं। जब फेम के कार से बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पर एक गहरी थकान और अपमान का भाव था। कार्ल हंसते हुए कहता है, लो अब तुम ऑफिशियली एक वेश्या बन चुकी हो, क्या पैसे मिल गए? और फेम के चुपचाप अपने आंसुओं को दबाकर नोटों की गड्डी थमा देती है। फेमके की मौत के बाद का मंजर रूह कंपा देने वाला था। चर्च में फेमके के ताबूत के सामने शहर के लोग इकट्ठा थे। पादरी भारी आवाज में शोक संदेश पढ़ रहे थे। फेमके क्लास इन
एक खूबसूरत मासूम बच्ची जिसे इतनी बेरहमी से हमसे छीन लिया गया। यही यहाँ क्या कर रहा है? पूरा माहौल एक अजीब से डर और सन्नाटे में डूब जाता है। रूथ खुद को कोसती है कि वह फेमके से अंदर ही अंदर नफरत करने लगी थी, क्योंकि फेमके सबसे खूबसूरत थी और हर कोई सिर्फ उसी की तरफ आकर्षित होता था। यहाँ तक कि शहर का भावी मेयर वैन लैंगडोप भी फेमके का दीवाना बन चुका था। रूथ को पछतावा होता है कि उसने उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। थॉमस ने शहर के एक पॉश इलाके में एक नया फ्लैट किराए पर ले लिया था, जिसका इंतजाम उसके बड़े भाई ने किया था। यहाँ वे अमीर ग्राहकों को बुलाते। फेमके की जगह अब उन्होंने मेले से बैला फुसलाकर लाई गई दो नई और कम उम्र की लड़कियों, लोएस जे और सारा को इस दलदल में धकेल दिया था। वहाँ ड्रग्स, शराब और वैश्यपन का ऐसा नंगा नाच चल रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साइमन अपने कमरे में फेमके की पुरानी तस्वीरों को देखकर रो रहा था। वह सोचता है कि जिंदगी में कुछ चीजें इंसान सिर्फ एक बार अनुभव करता है, जैसे पहली बार समंदर को देखना। फेमके उसके लिए वही समंदर थी, पर वह यह भी जानता था कि वह अपनी उस मोहब्बत को हमेशा के लिए खो चुका है। उधर फ्लैट में अचानक रूथ की माँ धमकती है। रूथ डर के मारे कांपने लगती है। माँ अपनी बेटी को उस हालत में देखकर दंग रह जाती है और घसीटते हुए घर ले जाती है। दूसरी तरफ सारा का गर्भ ठहर चुका था। थॉमस और बाकी लड़के अस्पताल जाने से डरते हैं, क्योंकि इससे पुलिस केस बन सकता था। वे उस बेबस लड़की का खुद ही देसी तरीके से अबॉर्शन कराने की खौफनाक साजिश रचते हैं। कमरे में सारा दर्द से चीख रही होती है। थॉमस रूथ से कहता है कि वह सारा के पेट पर भारी चीज से वार करे, ताकि सैड कॉमे बच्चा गिर जाए। रूथ कांपते हाथों से पीछे हट जाती। मैं इस सब से बाहर निकल रही हूँ। पूरा ग्रुप बिखरने की कगार पर आ जाता है। शहर में तनाव बढ़ता जा रहा, जिन्होंने उसकी सिंगिंग टीचर के पालतू कुत्ते को बेरहमी से छीनकर सड़क पर घसीटा था। रूथ यह सुनकर सहम जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह घिनौनी हरकत भी थॉमस और उसके दोस्तों ने ही की थी। उसे एहसास होता है कि अकेले रहना उतना बुरा नहीं है जितना ऐसे वशी लोगों के साथ रहना जो आपको अंदर से खोखला दे। जल एक मनोचिकित्सक के सामने बैठी थी। अदालत में गवाही देने से पहले उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जा रही थी। लीजल बेबाकी से कहती है, हम सिर्फ अपनी बोरियत मिटाना चाहते थे। हमें लगता था कि हम पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। हम जो कर रहे थे वह हमारी नज़र में सिर्फ एक रियलिटी आर्ट था। लीजल स्कूल के दिनों को याद करती है, जब वह अपने टीचर्स के सामने भी बेखौफ होकर गंदी बातें करती थी और उन्हें प्रिंसिपल की धमकी देने पर मजाक उड़ाती थी। एक दिन वे हाईवे के ओवरब्रिज पर खड़े होकर नीचे से गुजरती कारों को डिस्ट्रैक्ट करने का खेल खेल रहे थे। जेम्स दूरबीन से अपने ही डच टीचर को नीचे गाड़ी में जाते हुए देखता है। अगले दिन अखबारों के पहले पन्ने पर एक खौफनाक खबर छपती है। डेंडरमोंडे हाईवे पर पिछले 15 सालों का सबसे भीषण सड़क हादसा। 12 गाड़ियां आपस में टकराईं। एक युवा मां की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसके दो मासूम बच्चे, एक 6 साल का लड़का और 4 साल की बच्ची, तलकर बुरी तरह झुलस गए थे। तस्वीर देखकर रूथ कांप उठती है। यह वही जगह थी जहां वे कल मजाक कर रहे थे। रूथ रोने लगती है, हमने एक औरत की जान ले ली और दो बच्चों को अनाथ कर दिया। लेकिन थॉमस और लीजल पर इसका कोई असर नहीं होता। थॉमस बेरहमी से कहता है, वे सड़क पर ध्यान देने के बजाय हमें देख रहे थे। तो गलती उनकी थी। कमजोर लोग ऐसे ही मरते हैं। इंसानियत उनके दिलों से पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पैसे का नशा इतना बढ़ चुका था कि वे खुलेआम खेतों और सुनसान रास्तों पर आने जाने वाले राहगीरों को फंसाने लगे थे। एक दिन एक ट्रैक्टर ड्राइवर को देखकर लीजल और एना उसे 100 यूरो में मक्के के खेत में चलने का ऑफर देती है। वे हर उस हद को पार कर रही थी जो एक इंसान को जानवर से अलग करती है। और फिर वह काली रात आती है। थॉमस बदहवास हालत में कमरे में घुसता है। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। फेमके का कहीं पता नहीं था। थॉमस घबराकर कहता है, फेमके के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, वह जंगल में पड़ी है। वे पुलिस से बचने के लिए उस पुराने कारवां और अपने सभी सबूतों को आग के हवाले करने का फैसला करते हैं। पेट्रोल छिड़ककर पूरे कारवां को राख कर दिया जाता है। लीजल उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए कहती है कि फेमके की मौत के बाद पूरी दुनिया जैसे उल्टी हो गई थी। सूरज की रोशनी चुभने लगी थी, हवा में एक अजीब सी सड़ान थी और उसके अपने हाथ उसे किसी अजनबी की तरह महसूस होने लगे थे। एक दोस्त की लाश ने उन सब के दिमाग की बची खुची नसें भी हिला दी थी। फेमके के अंतिम संस्कार के लिए जब जेम्स और बाकी लड़के उसके पुराने रईस लाइन्स के पास जाकर चंदे के नाम पर पैसे मांगते हैं, तो कई लोग मुंह फेर लेते हैं। लीजल अपने घर में लगातार वीडियो कैमरा ऑन रखती थी। उसकी मां रोते हुए उससे पूछती है कि शहर में फेमके की मौत और एना के बारे में जो गंदी अफवाहें उड़ रही हैं, क्या वे सच हैं? पर लीजल अपनी मां को भी झूठी दिलासा देकर टाल देती है। होकर कुदरत के बीच समय बिताने की कोशिश करते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, पर उस आलिंगन में प्यार नहीं, बल्कि आने वाली तबाही का खौफ और कंपाकंपी साफ महसूस हो रही थी। शाम की पार्टी में सारा शराब के नशे में धुत होकर रो रही थी कि उसका गर्भ 3 महीने का हो चुका है और वह अब इस दलदल में नहीं रह सकती। वहीं लीजल का दिमाग और ज्यादा विकृत हो चुका था। वह कहती है कि वह बार बार प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन कराएगी और उन भ्रूणों को जार में रखकर एक आर्ट एग्जीबिशन लगाएगी। यह सुनकर बाकी दोस्तों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थॉमस के पास फोन आता है कि एक नया रईस क्लाइंट इंतजार कर रहा है।
वह लीजल को भेजने की कोशिश करता है, पर लीजल साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी इस गंदी खेल से तंग आ चुकी हूँ, खुद जाकर संभालो। थॉमस का अपने ग्रुप से कंट्रोल पूरी तरह छूटता जा रहा था। जेम्स अपनी डायरी और कंप्यूटर में उन सभी बड़े बिजनेसमैन, टीवी एंकर्स और नेताओं की लिस्ट और वीडियो बैकअप तैयार कर रहा था जो उनके पास आते थे। थॉमस कहता है, कंप्यूटर पर भरोसा मत करो, हार्ड कॉपी निकालो, यह लिस्ट करोड़ों की है। लीजल हमेशा के लिए ग्रुप छोड़कर चली जाती है। अदालत में अब थॉमस कटघरे में खड़ा था। वह जज के सामने अपने बचपन की झूठी सच्ची दास्तान सुनाने लगता है। वह कहता है कि जब वह 8 साल का था तभी उसका परिवार यहाँ आया था। वह बहुत शर्मीला था और किसी से बात नहीं करता था। और फिर मेयर वैन लैंगडोक ने उसकी इस मासूमियत का फ़ायदा उठाया। थॉमस अदालत को बताता है कि कैसे वह अपने दोस्तों पर रौब जमाता था, पर असल में वह अंदर से कितना डरा हुआ था। उसने लड़कियों को अपनी जागीर समझा और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। थॉमस के पिता के जन्मदिन की पार्टी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। थॉमस का बड़ा भाई मार्टिन गर्व से बताता है कि उसने 3500 यूरो की एक मशहूर पेंटिंग खरीदी है। पिता उसकी तारीफ करते हैं, पर जब थॉमस कहता है कि उसे उनके पैसों की कोई परवाह नहीं, तो पिता बड़ी महफिल में उसे फटकार लगाते हैं। तुमने जिंदगी में एक दिन मेहनत नहीं की, तुम्हें क्या पता पैसे की कीमत क्या होती है। थॉमस गुस्से में पार्टी छोड़कर चला जाता है। पिता थॉमस के पीछे आते हैं और उसे कॉलर से पकड़ लेते हैं। तुमने मेरा जन्मदिन बर्बाद कर दिया। एक बिजनेसमैन कभी अपना आपा नहीं खोता। और बताओ, वो मेयर वैन लैंगडोक तुम्हारे बारे में अजीब सवाल क्यों पूछ रहा था? वह मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट है। थॉमस अदालत में रोते हुए बयान देता है कि कैसे एक बिजनेस पार्टी के बाद मेयर वैन लैंगडोक ने उसके अपने बेडरूम में पहली बार उसका यौन शोषण किया था। थॉमस का दावा था कि वैन लैंगडोक ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था और उसके पिता का करियर बर्बाद करने की धमकी दी। थॉमस अदालत में कहता है, जब हम 17 साल के हुए तो वैन लैंगडोक ने हमें धमकाकर पोर्न वीडियो बनाने और वेबसाइट चलाने पर मजबूर किया। वह सारा पैसा खुद रख लेता था और हमें सिर्फ कुछ टुकड़े फेंकता था। थॉमस अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वैन लैंगडोक की हवस यही नहीं थमी। उसने ग्रुप की लड़कियों को अपने अमीर दोस्तों के घरों पर भेजने का दबाव बनाया। जेन्स और किम को क्लाइंट्स के दरवाजों पर पहरा देना पड़ता था। किराए के फ्लैट में हर रोज नए नए वशी आते थे। जेन्स और थॉमस पैसों के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ जाते थे। कम उम्र की लड़कियों की ज्यादा कीमत वसूली जाती थी और पूरे ग्रुप में लालच और जलन का जहर फैल चुका था। थॉमस बताता है कि वेलिंग डॉग के कहने पर वे अमीर क्लाइंट्स को ब्लैकमेल भी करने लगे थे। वे वेस्पा स्कूटर की दुकान पर जाकर दुकानदार को नाबालिग लड़की के साथ वीडियो की धमकी देकर मुफ्त में 4 स्कूटर रेंटने की कोशिश करते हैं। दुकानदार डर के मारे समझौते पर दस्तखत कर देता है। थॉमस और कार्ल उस गेसिंग गेम को एक खौफनाक स्तर पर ले जाते हैं। फेमके को झुकाकर उसके साथ एक भारी लोहे की रॉड से ऐसी बर्बरता की जाती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन में भयानक फ्रैक्चर हो जाता है। फेमके दर्द से तड़पकर बेहोश हो जाती है। सबके हाथ पांव फूट जाते हैं। फेमके की सांसें उखड़ रही थी। थॉमस एम्बुलेंस बुलाने के बजाय उसे वहीं तड़प छोड़ देता है। जब वे कुछ घंटों बाद ट्रैकिंग ऐप से उसे ढूंढते हैं तो फेमके की नब्ज लगभग थम चुकी थी। अस्पताल ले जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। थॉमस ने अदालत के सामने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। उसने कहा, फेमके की मौत उस दिन वैन लैंगडोक के साथ झगड़े में हुई थी। वैन लैंगडोक ने उसे पीट पीट कर मार डाला और सबूत मिटाने के लिए हमारा कारवा जला दिया। थॉमस ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जाम उस नेता के सिर मढ़ दिए। जब कोर्ट में उस छात्र के बारे में पूछा गया जिसे थॉमस ने बेरहमी से पीटा था, तो थॉमस ने साफ झूठ बोल दिया कि उस छात्र ने पहले हमला किया था, जबकि हकीकत यह थी कि थॉमस फेमके की मौत के बाद पूरी तरह एक खूंखार साइकोपैथ बन चुका था। फेमके के जाने के बाद थॉमस ने लोएस जे और सारा के साथ जो दरिंदगी की थी, उसका बयान सुनकर अदालत में बैठी ज्यूरी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नशे में धुत करके नाबालिग लड़कियों के जिस्म पर ब्लेड से वेश्या तक गोद दिया गया था। पुलिस की जांच जब तेज हुई तो थॉमस ने वैन लैंगडोक को फंसाने के लिए एक आखिरी चाल चली। उसने जेम्स से कहकर फेमके और वैन लैंगडोक का पुराना प्राइवेट वीडियो सीधे वैन लैंगडोक के ईमेल पर भिजवा दिया। वैन लैंगडोक का डीएनए फेमके की लाश पर पहले से मौजूद था, क्योंकि वो उसका पुराना क्लाइंट था। वैन लैंगडोक की तरफ से धमकियां आने लगी। पूरा ग्रुप टूट कर बिखर चुका था। रूथ डिप्रेशन में जा चुकी थी। लीजल भाग चुकी थी। जेंस सवालों से घिर गया था और साइमन पहले ही गायब हो चुका था। थॉमस पूरी तरह अकेला पड़ गया था। एक बर्फीली रात को लोइजे फोन करके रोती है कि वह फ्लैट के बाहर ठंड में ठिठुर रही है क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है। थॉमस वहां पहुंचता है और उस बेबस लड़की को बालों से पकड़ के घसीटता है, उसके कपड़े उतरवाकर बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे खड़ा कर देता है और पागलों की तरह हंसता है। अपनी हैवानियत की हद पार करते हुए थॉमस रेलवे ट्रैक पर एक बेजुबान कुत्ते को बांधने पहुंच जाता है। जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, पर थॉमस चिल्लाता है, यह आर्ट है। जब ट्रेन आएगी और इसके चीथड़े उड़ेंगे तो यह वैन लैंगडोंग का नया चेहरा होगा। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। लीजल और जेन समझ जाते हैं कि थॉमस पूरी तरह पागल हो चुका है। वे छिपकर पुलिस को फोन मिला देते हैं। थॉमस अदालत में अपनी गवाही खत्म करते हुए नाटक करता है, योर ऑनर, हमने अपनी जान जोखिम में डालकर उस भ्रष्ट नेता को बेनकाब किया है।
यह सब हमने अपनी फैमिली के इंसाफ के लिए किया। थॉमस की झूठी और आंसुओं से भरी गवाही ने अदालत और जूरी को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। सभी सबूत और डीएनए वैन लैंगडोक के खिलाफ थे। मीडिया में खबरें चलने लगीं कि एक बड़े वीआईपी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और वैन लैंगडोक को उम्र कैद की सजा तय मानी जा रही। साइमन एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था। तभी उसके सामने एक चमचमाती नई बीएमडब्ल्यू कार आकर रुकती है। कार की खिड़की नीचे होती है और अंदर थॉमस बैठा मुस्कुरा रहा था। थॉमस पेरिस में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीद चुका था और ठाठ से जी रहा था। साइमन हैरान होकर थॉमस को देखता है। थॉमस हंसते हुए कहता है, देखा साइमन, वॉट्स एंडलिंग डॉग पूरी जिंदगी के लिए जेल में सड़ गया और अदालत ने मेरी बचपन के शोषण वाली झूठी कहानी पर कितनी आसानी से यकीन कर लिया। साइमन की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। थॉमस मुस्कुराते हुए एक्सीलेटर दबाता है और हवा में गायब हो जाता है। सच और इंसाफ उस वीरान सड़क पर दम तोड़ चुके थे और असल कातिल आज भी आजाद घूम रहा था।